हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं? वेलकम। कृष्णाज एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्रोटीन्स। इससे पहले हमने विटामिन्स सारे के सारे डिस्क्राइब कर लिए, कार्बोहाइड्रेट कर लिया, लिपिड्स कर लिया, वाटर और मिनरल्स को कर लिया, इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर ली है। आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स जो हैं अदर कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इनका मुख्य कार्य होता है ये बॉडी की संरचना के लिए और बॉडी में अंदर होने वाली उपापचय क्रियाओं में डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर हम केमिकली देखें तो केमिकली ईच प्रोटीन मॉलिक्यूल मतलब हर प्रोटीन जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन के बने होते हैं। परंतु इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें सल्फर और फास्फोरस भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः चार ही हैं। कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। जबकि लिपिड के बारे में हमने पढ़ा था, हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था, उसमें केवल कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन थे। नेक्स्ट, प्रोटीन्स क्या हैं? प्रोटीन्स अमीनो अम्ल के बहुलक हैं, यानी कि पॉलीमर हैं। अर्थात इनका निर्माण बहुत सारे अमीनो एसिड के आपस में जुड़ने से या मिलने से होता है। और किस प्रकार के अमीनो एसिड होंगे या किस प्रकार के इसके अंदर जो हैं उनका क्रम होगा, ये डीएनए के द्वारा डिसाइड किया जाता है। इसीलिए प्रोटीन संरचना में जटिल भी होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा वैरायटी या भिन्नता पाई जाती है। इसीलिए लिखा है यहाँ पर प्रोटीन जटिल एवं विभिन्नता वाले अणु हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी प्रेजेंट होती है। और शुरू में ये माना जाता था कि जो हमारा आनुवांशिक पदार्थ है वो प्रोटीन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैरायटी इसी के अंदर प्रेजेंट थी। लेकिन बाद में ये कंफर्म हुआ कि प्रोटीन नहीं बल्कि क्या है, डीएनए है या न्यूक्लिक एसिड होते हैं। अब अमीनो अम्ल क्या है जिसका हम पॉलीमर ये कह रहे हैं, इसको देखें। अमीनो अम्ल जो है वो प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई होते हैं। क्या है? संरचनात्मक इकाई हैं। अब हर कोशिका के अंदर लगभग 70 से अधिक प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, 70 से ज़्यादा। लेकिन इनमें से केवल 20 टाइप के ऐसे होते हैं जो प्रोटीन के निर्माण में पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी के अन्य कार्य होते हैं। ठीक है, 70 में से 20 प्रकार के अमीनो एसिड, जिसको एक टर्म यूज किया जाता है, इंग्लिश में एक टर्म यूज करते हैं और वो कहलाता है मैजिक 20। मतलब 20 अमीनो एसिड का ही सारा जादू है। जितनी टाइप की प्रोटीन हमारी बॉडी में है उनमें अधिकांशतः यही मिलते हैं। अब केमिकली अगर हम देखें, अमीनो अम्ल को कहा जाता है एम्फोटेरिक या उभयधर्मी। जैसे कोई भी पदार्थ जो होता है वो या तो अम्लीय नेचर को शो करता है, एसिडिक नेचर का होता है, या कैसा होता है, एल्कलाइन या क्षारीय नेचर का होता है। लेकिन इसकी ये विशेषता होती है कि ये एसिडिक और क्षारीय दोनों तरीके की प्रकृति को शो करता है। इसके दोनों गुण इसमें पाए जाते हैं, यानी कि इनका युग्म ध्रुवी यानी कि उभयनिष्ठ आयन का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब ज्यूटर आयन का मतलब क्या है, इस पर पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है, इस पर नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है, और इसी के इस गुण को हम क्या नाम देते हैं? उभयधर्मी नाम देते हैं, एम्फोटेरिक नेचर कहा जाता है। अब जितने भी अमीनो अम्ल हैं, जो 20 की हम बात कर रहे हैं, उनमें हमारे लिए शरीर में सभी आवश्यक हैं। लेकिन इसमें से कुछ अमीनो अम्ल जंतु या जीव अपने शरीर के अंदर बना लेते हैं। खासतौर से जंतु की बात कर रहा हूं, पौधे तो सारे बना लेते हैं, लेकिन जंतु या प्राणी की बात कर रहे हैं तो इनमें से कुछ बना लेते हैं, कुछ नहीं बना पाते। तो जो नहीं बना पाते हैं उनको भोजन में होना जरूरी है। तो इसी आवश्यकता के आधार पर डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। क्या क्या है? आवश्यक अमीनो अम्ल, या इसको अनिवार्य अमीनो अम्ल कहते हैं, या इंग्लिश में इसको कहते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, और कैसे डिफाइन करेंगे? इन अमीनो अम्ल का निर्माण जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं हो पाता, इसीलिए भोजन में इनकी उपस्थिति आवश्यक या एसेंशियल है। जो अभी हम पढ़ेंगे नॉन एसेंशियल, उसको हमारे शरीर में बनाया जा सकता है। तो फूड में आए या ना आए उसका कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता। बाहर से आ जाता है तो हमारे शरीर को कम काम करना पड़ेगा, अदरवाइज ज़्यादा करना पड़ेगा। अब इनके उदाहरण भी आपको याद करने हैं। जैसे एसेंशियल अमीनो एसिड में आते हैं थ्रियोनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, मेथियोनिन, ट्रिप्टोफैन,
आर्जिनिन, फिनाइलएलेनिन, हिस्टिडीन एंड लाइसिन। ये 10 जो हैं वो इसेंशियल की कैटेगरी में हैं। नेक्स्ट है नॉन इसेंशियल की बात करें या अनावश्यक अमीनो अम्ल की बात करें या इसको अनिवार्य अमीनो अम्ल कहते हैं, तो आपको बताया इनका निर्माण जंतु स्वयं कर लेते हैं एवं इसे बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं रहती। मतलब हमारे शरीर में इसका काम चल जाएगा, जो पहले से ये जो अमीनो एसिड लेंगे इन्हीं से इसका निर्माण हो जाता है। अब इसके उदाहरण क्या हैं? ग्लाइसिन, एलेलिन, सेरीन, ठीक है, सिस्टाइन या एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्प्रेजिनिन, टायरोसिन, प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलीन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट 20 हैं टोटल के टोटल। अब इसमें से ये माना गया आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ये जो दो हैं इनको सेमी इसेंशियल कहा जाता है, अर्ध आवश्यक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ मात्रा में कुछ जीव इसको बना सकते हैं, पूरा नहीं बनाते, सारे जीव नहीं बनाते, कुछ के लिए, ह्यूमन के लिए स्पेशली माना जाता है कि कैसा हो जाएगा, सेमी इसेंशियल या अर्ध आवश्यक हो जाएगा। अब आता है कि जो अमीनो अम्ल हैं, हमने कहा कि प्रोटीन अमीनो अम्ल के मिलने से बनते हैं, तो प्रोटीन का निर्माण कैसे होगा इस चीज को देखें। क्या होता है? प्रोटीन के निर्माण के समय विभिन्न अमीनो अम्ल पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण करते हैं, और यही जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है ये प्रोटीन के सबसे सिंपल स्ट्रक्चर को शो करती है। अब पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण में क्या होगा? दो अमीनो एसिड, जैसे मान लीजिए एक ये अमीनो एसिड है जिसको लिख दे AA1, दूसरे को लिख देते हैं AA2, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो यहां देखिए ये जो 1 अमीनो एसिड है ये सेकंड अमीनो एसिड, ये बहुत ध्यान से करें, क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब सिंपल छोटे एग्जाम में तो नहीं पूछा जाता जैसे टेट का हो गया, सी टेट का हो गया, लेकिन आप PGT देते हो, TGT देते हो, नीट देते हो, इन सब के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। PSC के जो एग्जाम है, UPSC के जो एग्जाम है, सब में क्या है? प्रथम अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, अभी नीचे बताऊंगा मैं आपको, और द्वितीय के अमीनो अम्ल के अमीनो ग्रुप के बीच में ये बॉन्ड बनता है। देखें ये हमारे पास एक अमीनो एसिड है, ये हमारे पास दूसरा अमीनो एसिड है। तो देखो ये वाला जो पार्ट है ये है COH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये जो प्रेजेंट है ये है NH2 ग्रुप। तो आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो इसमें से COH ने पार्टिसिपेट किया, इसमें इसने पार्टिसिपेट किया, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और इससे एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया ये, और ये आपस में जुड़ गए, तो एक बॉन्ड बना। ये जो बॉन्ड बना जिसको कहते हैं CONH बॉन्ड, ये CONH बॉन्ड क्या कहलाता है? यही है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये क्या है? ये पेप्टाइड बॉन्ड है जिसको हम नाम दे रहे हैं ऊपर, बंध, पेप्टाइड बंध। तो ये पेप्टाइड बंध क्या करता है? ये दो अमीनो एसिड को जोड़ता है। तो ऐसी बहुत सारे अमीनो एसिड चेन में जुड़ते चले जाएंगे, एक श्रृंखला का निर्माण कर देंगे। अब इस बॉन्ड को बनाने के लिए एक एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसका नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने के लिए पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम चाहिए। सामान्यतः सभी एंजाइम या अधिकांशतः एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन ये क्या है? ये एक राइबोजाइम है। राइबोजाइम का मतलब होता है वो एंजाइम जो RNA की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। जब RNA एंजाइम की तरह कार्य करेगा तो ये कहलाता है राइबोजाइम। अब प्रोटीन में बंध की संख्या, ये गलत प्रिंट हो गया थोड़ा, बंध मतलब बॉन्ड, बॉन्ड की संख्या किस पर निर्भर करेगी? उसमें उपस्थित अमीनो अम्ल की संख्या से एक कम होगी। जैसे मान लीजिए 2 अमीनो एसिड जोड़ रहे हैं तो एक बॉन्ड बनेगा, 3 जोड़ेंगे तो 2 बनेंगे, 10 जोड़ेंगे 9 बनेंगे। मतलब वही फॉर्मूला जो आपको बताया था, N-1 का फॉर्मूला लगा के हम नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड को कैलकुलेट करते हैं। ये पूछे जाते हैं इसलिए इसको याद रखें। ओके, N-1 का फॉर्मूला हर जगह पर लग रहा है, कार्बोहाइड्रेट में भी आपको बताया था और यहां भी आपको बता रहा हूं। अब प्रोटीन की संरचना कैसी है? जैसे हमने कहा कि हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मिस हो रहा है, यहां देखें, हमारे शरीर में या कोशिका में प्रोटीन का निर्माण एक विशेष कोशिकांग पर होता है जिसको हम नाम देते हैं राइबोसोम। राइबोसोम जो हमने पिछले इसमें भी बताया था कि आपसे कहा था 2 यूनिट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, एक बड़ी यूनिट एक छोटी यूनिट, और ये दोनों आपस में
जुड़कर एक कंप्लीट यूनिट बनाते हैं, राइबोसोम। और आपको अगर याद हो तो मिनरल वाले पार्ट में आपको बताया था, इनको आपस में जोड़ने के लिए मैग्नीशियम आयंस की एक विशिष्ट सांद्रता की आवश्यकता होती है, कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है। तो अलग होने के बाद इसकी संरचना में परिवर्तन आता है और ये 4 तरीके की संरचना को शो कर सकता है। जैसे पहला है प्राथमिक संरचना, ये सिंपल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के रूप में होती है और कैसी, एक चेन की फॉर्म में रेखीय श्रृंखला है। इसमें केवल और केवल पेप्टाइड बॉन्ड पाए जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। कैसी है, लीनियर स्ट्रक्चर है, रेखीय श्रृंखला है। और दूसरा क्या है, केवल पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो पहला वाला आप डायग्राम देख रहे हैं ये प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए है, ठीक है। ये क्या है, प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ओके, इसका मेन उदाहरण पूछा जाए तो उदाहरण क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण है इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो इसका उदाहरण है। अब द्वितीयक संरचना में क्या होगा, ये कुंडलित या सर्पिलाकार व्यवस्था में आ जाते हैं और इसमें एक और बॉन्ड बनता है पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो अब इसमें 2 टाइप के बॉन्ड हो गए, एक कौन सा हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड, और दूसरा कौन सा हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कहां बन रहे हैं, जैसे इसे इसके बीच में इस तरीके से बनते हैं, जिसकी वजह से कैसा हो जाता है, कुंडलित हो जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो केरेटिन, मायोसिन, फिब्रियन, कोलेजन, एलास्टिन, कॉन्ड्रिन, ओसिन, फाइब्रोनोजिन। केरेटिन वो प्रोटीन है जो हमारे बालों में पाई जाती है, हेयर्स में पाई जाती है, ठीक है। और फाइब्रोनोजिन वो प्रोटीन है जो रुधिर का थक्का जमाने में काम आती है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी होता है। ओके, देखें नेक्स्ट, तीसरा स्टेज कहलाती है तृतीयक संरचना। तृतीयक संरचना का टर्शरी स्ट्रक्चर इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसमें कैसा होगा, इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला सर्पिलाकार होती है, लेकिन कैसी होती है, कुंडलित होती है, वलित हो जाती है। देखें, ये 2nd डिग्री था और ये क्या है, ये 3rd डिग्री। ये 3D स्ट्रक्चर को शो करता है, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगी। मतलब ऐसे समझ लें आप कि जैसे आपने एक धागा लिया, बिल्कुल स्ट्रेट है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर को शो कर रहा है, उसको हमने सांप के आकार में मोड़ दिया तो क्या हो गया, तो वो हो गया द्वितीयक संरचना, 2nd डिग्री संरचना। और उसका हमने एक गोला सा बना लिया, छोटा कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टर्शरी स्ट्रक्चर। जितना हम प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी में जाएंगे, आकार छोटा होता जाएगा और इसमें सारे टाइप के बॉन्ड बन जाएंगे। कौन कौन से बॉन्ड होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, वंडरवॉल फोर्स या बल, ये सब तृतीयक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, देखें, इसके एग्जाम्पल हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन, एग में जो आप पाई जाती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है, ग्लोबिन, मायोहीमोग्लोबिन, ये सारे के सारे। और चतुर्थक में क्या होगा, चतुर्थक में सिर्फ अंतर ये होता है, ये तृतीयक की तरह होता है, इसमें केवल एक चेन प्रेजेंट है, एक श्रृंखला होगी, पॉलीपेप्टाइड चेन, और जबकि इसके अंदर एक से ज्यादा होती हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हीमोग्लोबिन है। जैसे मायोग्लोबिन में कहेंगे तो एक चेन होगी और हीमोग्लोबिन में 4 चेन होती हैं, 4 श्रृंखलाएं, जिसमें से आप पढ़ोगे 2 होती हैं अल्फा चेन और 2 होती हैं बीटा चेन, ठीक है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन प्रेजेंट होती है, टोटल 4 हैं। तो चतुर्थक में केवल क्या हो रहा है, नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन बढ़ जा रहा है, श्रृंखला का संख्या बढ़ जा रही है। ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट 4 ही होगी तब चतुर्थक कहेंगे, एक से ज्यादा होने पर इसको क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर कहा जाएगा। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और वो है हीमोग्लोबिन। ओके, ये हमारे रुधिर में पाया जाता है। मायोहीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन जो है कहां प्रेजेंट होता है, ये हमारे मसल्स या पेशियों के अंदर पाया जाता है। पेशियों के अंदर जो लाल रंग होता है वो इसी की वजह से होता है, ब्लड का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अगला देखें, अब आता है प्रोटीन का वर्गीकरण। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और उसको डिवाइड किया था, वैसे ही इसको भी डिवाइड किया जाता है 3 ही पार्ट में। सरल या सिंपल प्रोटीन्स होती हैं, दूसरे क्या होते हैं, दूसरे होते हैं जटिल प्रोटीन, तीसरे क्या होते हैं, व्युत्पन्न प्रोटीन। तो सरल प्रोटीन की खासियत क्या होती है, जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है तो इनसे केवल अमीनो अम्ल प्राप्त होते हैं। और इसको फिर फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है तंतुमय प्रोटीन, क्योंकि ये देखने में कैसी होती है, फाइब्रस लाइक होती हैं, फाइब्रस प्रोटीन है।
और जल में अघुलनशील होती हैं, ये जल में नहीं घुलेगी। एग्जाम्पल क्या है, क्रेटिन है, फाइब्रोनोजिन, कोलेजन, एलास्टिन, कॉन्टिन एंड ओसिन। ओके, नेक्स्ट देखें ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स में क्या होगा, ये गोलाकार या पिंड के आकार की होती हैं, मतलब तंतुवत में ये इस तरीके के फाइबर होंगे और इसमें गोलाकार होंगी। एग्जाम्पल क्या है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबिन है, ग्लोब्यूलिन है, हिस्टोन है, ग्लूटीन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्लूटीन वो प्रोटीन है जो व्हीट में या गेहूं में पाई जाती है, और इसी की वजह से जो गेहूं का आटा होता है ये चिपचिपा हो जाएगा, जिससे कि मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे, इसको आसानी से गूंदा जा सकता है। ओके, हीमोग्लोबिन ग्लोबिन से ही मिलकर बनता है। एल्ब्यूमिन जो है वो आपको बताया था एक की प्रोटीन मेनली प्रेजेंट होती है। अब देखें यहां पर, अब इनमें से अगर हम बात करें तो एल्ब्यूमिन जल में घुलनशील होती है तथा अन्य सभी ग्लोबिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोन एंड ग्लूटिनिन जो है अघुलनशील होते हैं। ठीक है, ये सॉल्युबल नहीं है वाटर में। दूसरा प्रकार आता है जटिल प्रोटीन्स। इन्हीं को हम संयुक्त प्रोटीन भी कहते हैं या संयुग्मी प्रोटीन भी कहते हैं। इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहेंगे। मतलब क्या होगा, जब इनका जल अपघटन किया जाएगा तो हमें कार्बनिक पदार्थ या अकार्बनिक पदार्थ जो कि प्रोटीन नहीं है वो भी साथ में मिलेगा, कोई दूसरा कार्बनिक पदार्थ। ओके, अब देखें इसमें इसके टाइप्स हैं, उदाहरण हैं बहुत सारे। जैसे क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन का मतलब क्या है, जो कलर्ड हो, रंगीन हो, रंगहीन नहीं, रंगीन। जैसे हीमोग्लोबिन, ये लाल रंग की होती है और इसका लाल रंग आयरन या लोहे की उपस्थिति की वजह से होता है, ये हमारे ब्लड में पाई जाती है। हीमोसाइनिन या आर्थ्रोपोडा में पाई जाती है, इसका रंग नीला होता है, उपस्थिति किसकी वजह से है, कॉपर की वजह से है। साइटोक्रोम आपको होता है श्वसन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसका रंग लाल है और आयरन की वजह से होता है। रोडोप्सिन आपको कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, ये वो प्रोटीन है जो हमारे रॉड सेल में पाई जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपको बताया था हमें डे नाइट विजन होता है। इसके अंदर रेटिनॉल जो है वो एक मेन कंपोनेंट का फॉर्मेशन करता है। अगर ये सही तरीके से काम नहीं करेंगी तो ये क्या हो जाएगा, हमें रतौंधी हो जाएगा। तो पर्पल कलर का है, रेटिनिन की वजह से होता है। आयोडोप्सिन, इसका कलर कैसा है, बैगनी है, और ये आयोडीन की उपस्थिति की वजह से होता है। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखें ग्लाइकोप्रोटीन। इसमें क्या क्या मिलेगा, इसमें तो हमें आयरन, कॉपर, कोई ना कोई मेटल मिल रहा था, इसमें हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, प्लस अमीनो एसिड तो मिलेंगे क्योंकि दो चीज़ों के मिलने से बना है। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या हो गया, FSH हो गया, LH हो गया, फाइब्रोनोजिन, ये दोनों आप पढ़ोगे, ये सेक्स हार्मोन्स होते हैं। एसिमिको प्रोटीन, इसमें भी जो है एक तरीके की कैटेगरी है, जो श्लेष्म हमारा होता है सलाइवा, उसके अंदर ये प्रेजेंट होती है। लाइपोप्रोटीन में क्या क्या हो जाएगा, लिपिड्स एंड प्रोटीन हो जाएंगे। ये हमारे फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन के मिलने से बनता है, जो प्लाज्मा झिल्ली का मेन कंपोनेंट होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन, जिसमें हिस्टोन और प्रोटामीन्स आते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन में ही इंक्लूड होता है क्या, DNA है, RNA है, इसके साथ में ये जुड़े हुए होते हैं। फास्फोप्रोटीन, जिनमें फास्फोरस हमें मिलेगा प्रोटीन के अलावा, यानी कि अमीनो एसिड के अलावा। तो इसमें क्या आते हैं, पीतक या कैसिनोजिन। ये कैसिनोजिन मिल्क में पाई जाती है, जब हमने बैलेंस डाइट पढ़ा था तो भी आपको बताया था, ये मिल्क प्रोटीन है। और ये क्या है, ये एग में पाया जाता है, जिसको योक कहते हो ना, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। पीला पार्ट जो होता है वो है, पीतक का मतलब ही होता है येलो। नेक्स्ट आता है मेटेलोप्रोटीन। इसमें कोई और मेटल मिलेगी, इसमें जनरली क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट, जिसमें जिंक प्रेजेंट होता है। आप याद करो पिछली क्लास आपसे कहा था कि बहुत सारे एंजाइम में ये एक्टिवेटर काम करता है। सेरुलोप्लाज्मिन, ये हमारे जो ब्रेन है उसका जो स्पाइनल फ्लूइड होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, उसके अंदर प्रेजेंट है, इसमें कॉपर होता है। टायरोसिनेज एक एंजाइम है जो हमारे मेलानिन पिगमेंट को बनाने में हेल्प करता है, इसमें कॉपर होता है। नेक्स्ट आता है व्युत्पन्न प्रोटीन या ड्राइड प्रोटीन। इससे क्या होगा, जैसे जब भोजन का पाचन होता है तो उसमें प्रोटीन का भी पाचन होगा, और जब प्रोटीन का पाचन होगा तो उसके बीच में बहुत सारे जो है
इंटरमीडिएट टाइप की प्रोटीन्स बनती हैं। तो ये कैसे मिलेगा? जटिल प्रोटीन के जल अपघटन या रासायनिक परिवर्तनों के कारण मिलेगा। जैसे पेप्टोजेज हैं, प्रोटियोजेज हैं, फाइब्रिन हैं या केसीन है, ये सारे के सारे हैं। ओके, मतलब क्या है, जैसे आप पढ़ोगे, जब पाचन की क्रिया पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ भी रखी होगी बहुत सारे लोगों ने, कि पहले क्या होता है, प्रोटीन को प्रोटियोजेज में तोड़ते हैं, फिर किस में है, पेप्टोन्स में तोड़ते हैं, फिर पॉलीपेप्टाइड्स में तोड़ते हैं, फिर डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड और लास्ट में जाकर अमीनो एसिड में इसको ब्रेक किया जाता है। तो ये सारे के सारे डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, पेप्टोन्स, प्रोटियोजेज, ये सब क्या है, डेराइव्ड प्रोटीन हैं जो प्रोटीन्स में चेंज होने के बाद बनते हैं। अब देखें इनका महत्व क्या है, मतलब इंपॉर्टेंस क्या है। तो प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि ये एंजाइम का भी काम करते हैं, हार्मोन का भी काम करते हैं, सेल का स्ट्रक्चरल पार्ट भी होते हैं। तो अगर ये नहीं है, आपने पढ़ा है कि अगर ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट होना बंद हो जाए तो वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगी, उसकी वजह से बौनापन डेवलप हो सकता है। ऐसे ही शरीर के अंदर अगर कोई टूट फूट हो जाती है, यानी कि जब मरम्मत की जरूरत होती है, तो उसमें प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर अभी बोला मैंने, और इससे पहले भी प्रोटीन जब डिस्कस किया था तब भी बताया था कि विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स जो हैं वो प्रोटीन की फॉर्म में हैं। बेस्ट एग्जांपल क्या था, इंसुलिन। इंसुलिन में आपको एग्जांपल बताया ना, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर को शो करता है। ओके, ऐसे ही देखें विभिन्न प्रकार के वर्णकों का, यानी कि पिगमेंट का निर्माण, जैसे मायोहीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम, ये सब क्या थे, ये सब क्रोमोप्रोटीन ही तो थे, वर्णक ही तो थे। ऐसे ही जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, इससे हमारी एंटीबॉडी बनती हैं। जब आप पढ़ोगे इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र, तो उसके अंदर आता है IgA, IgG। तो IG क्या है, ये जो है इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं जो एंटीबॉडी की तरह भी कार्य करते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एक प्रोटीन थी जिसका नाम मैंने लिया था फिब्रोनोजिन या फाइब्रोनोजिन। ये पहले तो जल में घुलनशील होती है, लेकिन जब इस पे एंजाइम क्रिया करते हैं तो ये फाइब्रिन प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है, जो रेशे के रूप में होती है। श्वसन वर्णक एग्जाम्पल आ ही गया, क्या है, हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है यूरिया का निर्माण। ठीक है, जो जीव हैं जिनमें यूरिया एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या उत्सर्जी पदार्थ के रूप में बाहर निकलती है, तो उसमें यूरिया का निर्माण होता है। और ये कौन करता है, ऑर्निथिन अमीनो अम्ल, और भी बहुत सारे अमीनो अम्ल इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं, और इसको कहा जाता है ऑर्निथिन चक्र। इसी के नाम पर हम यहाँ लिख देते हैं ऑर्निथिन चक्र। आगे चल के आप पढ़ोगे, इसको 2 साइंटिस्ट ने स्टडी किया था, जिसको नाम दिया जाता है क्रेब्स हेंसलेट साइकिल। ये हमारे लिवर कोशिकाओं में होती हैं, और इसमें क्या होता है, जो अमोनिया बनेगी वेस्ट प्रोडक्ट में प्रोटीन के ब्रेकडाउन से, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपस में रिएक्ट करके यूरिया बनाते हैं। बहुत साइक्लिक प्रोसेस है, चक्रीय प्रोसेस है, मैंने आपको शॉर्ट में हिंट दे दिया। ऐसे देखें रेशम के कीट में जो रेशम का निर्माण होता है, इसमें भी एक प्रोटीन प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, यूपीएससी वगैरह में खूब पूछा गया है, पीजीटी वगैरह में खूब आता है। इसके अंदर जो प्रोटीन है उसको कहते हैं फिब्रियन। फिब्रियन प्रोटीन जो है वो रेशम के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट आता है कि प्रोटीन्स बफर का कार्य करती हैं। बफर का मतलब क्या होता है, बफर का मतलब होता है एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखना, अम्ल क्षार संतुलन को बनाने में हेल्प करना। और एंटीजन और एंटीबॉडी, ये भी किसकी हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, प्रोटीन की फॉर्म में है। जैसे आप पढ़ते हो ना, एंटीजन ए है, एंटीजन बी है, या एंटीजन ए एंड बी, जो ए बी ब्लड ग्रुप में बनाते हैं। और कोई एंटीजन नहीं तो आपको बताया था ये ओ ब्लड ग्रुप था, ये ए बी ब्लड ग्रुप था, ये क्या था, बी ब्लड ग्रुप था, ये क्या था, सॉरी ए ब्लड ग्रुप था। और इसके अंदर बताया था, इसके अंदर बी एंटीबॉडी, इसके अंदर ए एंटीबॉडी, इसके अंदर कोई नहीं, इसके अंदर दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट हैं। तो ये जो हमने पढ़ा, ये प्रोटीन होते हैं। ऐसे ही एंजाइम वाहक प्रोटीन कुछ ऐसी हैं जो प्रोटीन जो है एंजाइम्स की तरह कार्य करती हैं, और एंजाइम्स के साथ में जुड़कर जो है प्रोसेस को चलाने का कार्य करते हैं। एंजाइम्स का ना विकर, जैसे आप पढ़ते हो ना, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है,
या टाइलिन है, सैलाइवरी एमाइलेज है, ये सब डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, ये सब भी प्रोटीनेशियस नेचर के हैं। मैंने आपको ऊपर बताया था कुछ एंजाइम्स ऐसे हैं जो प्रोटीन के ना होकर किसके होते हैं, राइबोजाइम हैं, जिनको नाम दिया था ये आरएनए हैं। वो आरएनए जो एज ए कैटालिस्ट या एज ए एंजाइम काम करता है उसको कहते हैं राइबोजाइम। तो ये प्रोटीन का एक क्विक रिव्यू आप कह लीजिए। वैसे तो ये बहुत डिटेल में है, एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मेरी तो यही उम्मीद है कि मैंने उन सारी चीज़ों को कवर किया है, शॉर्ट में कवर किया है, लेकिन हाँ डिस्कशन में उनको हमने ज़रूर लिया है। क्यों? क्योंकि पूरा हम डिटेल से अगर लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और उसको डिस्कस करने में टाइम भी काफ़ी लगेगा। तो उम्मीद है कि प्रोटीन का टॉपिक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। फिर अगर कहीं कोई दिक्कत है तो इसके क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और जैसे कि आप मेरे पास मैसेज भेजते रहते हैं, बताते रहते हैं, कमेंट भी करते रहते हैं कि आपको कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझे फिर से बताइएगा, तो हम इसको और अच्छी तरीके से कुछ चीज़ें अगर आपकी डिमांड और होगी प्रोटीन में ऐड करने की तो हम उसको कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन का वर्गीकरण कई तरीके से किया जाता है। ठीक है, प्रोटीन को जैसे आप कहते हैं ना कि भाई कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें एक ही प्रेजेंट है, कुछ एसिडिक नेचर के होते हैं, कुछ बेसिक नेचर के होते हैं, कुछ एल्कलाइन नेचर के होते हैं। ये सारा वेरिएशन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो वो ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ऐसी एक और कैटेगरी होती है एडिक्वेट और इनएडिक्वेट प्रोटीन्स, या कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। ठीक है, एडिक्वेट और कंप्लीट प्रोटीन्स वो होती हैं जिसके अंदर सारे आवश्यक यानी कि एसेंशियल अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। इनएडिक्वेट कौन सी होती हैं? जिनके अंदर सब नहीं होते, कुछ होते हैं, या तो उसको हम कह देते हैं इनएडिक्वेट या इनकम्प्लीट प्रोटीन्स। ये जो है वो प्रोटीन्स हैं जो हम भोजन के रूप में ले रहे हैं, जिनसे हमें ये अमीनो एसिड मिलेंगे। तो बहुत लंबा टॉपिक है, एक वास्ट टॉपिक है प्रोटीन का, लेकिन एग्जाम के हिसाब से ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो एक बार इसको सही तरीके से रीड कीजिएगा। नोट्स अगर बना रहे हैं तो प्रॉपर बनाएं, अपनी लाइब्रेरी मेंटेन करें, इनको डाउनलोड कर लें, ठीक है, जिससे कि आपके पास ये इकट्ठे होते रहें। तो आज इतना ही रखते हैं, और आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है, आप अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं और ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स दें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।